आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो है एक ऐसे बंदे की जो पहले बंदूक से इंसाफ करता था और अब काले कोट में अदालत में बैठकर जुर्म का फैसला सुनाता है। नाम है इसका द फॉर्मर मर्सनरीज लाइफ एज अ प्रोसिक्यूटर। लेकिन भाई, ये कोई आम वकील नहीं है। ये है वो आदमी जिसे पहले सिर्फ दो चीजें चलाना आता था, बंदूक और खून की बू। अपनी कहानी शुरू होती है इराकी शहर से, जहां भयंकर हमला हो रहा है। हर जगह धुआं और आग ही आग है। इस धूल और बर्बादी के बीच एक धमाके के बाद जगह की केओटिक सिचुएशन दिखती है। फिर एक सैंडल पहने पैर धूल भरी जमीन पर मजबूती से पड़ता है, जो दिखाता है कि कोई आ रहा है। थोड़ी देर बाद तीन मिस्टीरियस फिगर्स इस तबाह शहर से गुजरते हैं और उनमें से एक अपनी बहती हुई केप के साथ सबसे अलग दिखता है। इस बीच एक दुश्मन सोल्जर जिसके पास रॉकेट लॉन्चर है, गुस्से में शिकायत करता है कि इतने सारे लोग वहां जमा हो गए हैं। एक और फाइटर जिसके पास हैवी वेपन है पूछता है कि क्या उनका सपोर्ट आ गया है। छत पर कुछ सोल्जर्स चिल्लाते हैं कि एयर सपोर्ट 5 मिनट में और कॉन्वॉय 15 मिनट में आ जाएगा। एक ऑफिसर थी फिर एक कॉमरेड से कैजुअलिटीज का हाल पूछता है, एक जख्मी आदमी को देखते हुए। गली की देखभाल करने वाला फाइटर कहता है कि फर्स्ट एड दे दी गई है, लेकिन उसने बहुत खून खो दिया है और इस तरह वह बच नहीं पाएगा। निराश होकर एक आदमी विशिंग करता है कि एक सैंडस्टॉर्म शुरू हो जाए, क्योंकि इस तरह ज्यादा देर तक होल्ड आउट करना इम्पॉसिबल है। कौन वर है? इस टेंशन के पल में एक सोल्जर घबराकर चिल्लाता है, सार्जेंट को बुलाता है। सार्जेंट की आंखें चौड़ी हो जाती हैं सदमे में जब वह क्षितिज पर कुछ भयानक देखता है। और एक गन की साइड से हम एक दुश्मन को आरपीजी उनकी तरफ ताने हुए देखते हैं, शूट करने के लिए तैयार। वह सोल्जर जो कभी डेस्परेट था, अब डर के मारे सोचता है कि क्या वह बहुत देर से आया, सबसे बुरा होने से रोकने के लिए। एक वेल एम्ड शॉट के साथ आरपीजी पकड़े आदमी के सिर पर ठीक से लगता है और वह तुरंत गिर जाता है। एक एलाइड स्नाइपर छत पर सोचता है कि क्या वे दोस्त हैं या रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं। लेकिन खुशी शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि एक और शूटर की साइट्स पहले ही उस पर लॉक हो गई हैं और उसकी पोजीशन एक्सपोज हो गई है। एक पल में छत पर मौजूद एलाई भी एक शॉट से सरप्राइज हो जाता है और उसके पास कोई चांस नहीं होता। जमीन पर बाकी सोल्जर्स घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं कि एक दुश्मन स्नाइपर है और सिचुएशन बस खराब हो रही है। वे कमेंट करते हैं कि यह जानना मुश्किल है कि हमला कहां से आ रहा है और वहां ज्यादा देर तक रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल होगा। दुश्मन ताकत से रिटेलिएट करते हैं और पास की इमारत पर लगातार फायर करते हैं, सोल्जर्स को मारने की कोशिश करते हैं। इसके साथ एक डेस्परेट सार्जेंट अपने आदमियों को तेजी से अगली इमारत में जाने और कवर लेने के लिए चिल्लाता है। वे हमले के अंदर है और हेडक्वार्टर्स में अगली इमारत में जाते हैं, लेकिन एक हेलमेट जमीन पर छूट जाता है। इस बीच एक मिस्टीरियस फिगर दूर से देखता है और कमेंट करता है कि उसने आखिर उन्हें चूहों की तरह छिपे हुए ढूंढ लिया है। टेलीस्कोपिक साइट से स्नाइपर तबाह शहर को देखता है और एक टावर पर अपना अगला टारगेट लोकेट करता है। इस पल वह एक दुश्मन सोल्जर पर निशाना साधता है जो मशीन गन के साथ इंटेंटली देख रहा है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना पावरफुल वेपन फायर करता है और एनर्जी का एक ट्रेल जमीन पर टारगेट की ओर बढ़ता हुआ एक्सप्लोड होता है। एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है और तेजी से उस टावर की ओर उड़ता है जहां दुश्मन फाइटर गार्ड दे रहा था। एम्यूनिशन अपने टारगेट के और करीब आता है और उस आदमी के लिए इम्पैक्ट इनएविटेबल लगता है। इमारत के अंदर रेड बंडाना वाला सोल्जर अपनी पोस्ट पर पूरी तरह से फोकस्ड लगता है। अचानक उसे इमिनेंट डेंजर का एहसास होता है और एंगर और सरप्राइज का एक्सप्रेशन उसके डरे हुए चेहरे पर छा जाता है। फिर हम एक बड़ा रेड इम्पैक्ट देखते हैं जो दिखाता है कि टारगेट सीधे हिट हुआ था और न्यूट्रलाइज हो गया था। दूर सोल्जर्स फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं, एक जख्मी कॉमरेड को मुश्किल से अपने कंधों पर ले जाते हैं। जल्द ही उन्हें और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और दो सोल्जर्स व्हाइट रोब्स में दिखने वाले एक फिगर पर शूट करते हैं। शूटिंग के बाद ओपोनेंट जमीन पर गिर जाता है और उसे वहां से तेजी से आगे बढ़ने की चेतावनी देते हैं। लड़ाई इंटेंसली जारी रहती है और आदमी अपने वेपन से कई दुश्मनों पर फायर करते हैं जो सरप्राइज से दिखते हैं। एक मेकशिफ्ट शेल्टर के अंदर ऑफिसर चिंतित होकर पूछता है कि बाहर सिचुएशन कैसी है। उसके एक सोल्जर अर्जेंसी से जवाब देता है कि अपोनेंट्स आते ही जा रहे हैं और प्रेशर बस बढ़ रहा है।
एक और फाइटर अपना वेपन चेक करता है और सरप्राइज होता है यह जानकर कि उसका एम्यूनिशन खत्म हो सकता है। और केओस के बीच साजन को दुश्मन का एक शॉट लगता है और वह स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट से दर्द में चिल्लाता है। एक सोल्जर वार्निंग देता है कि सारा एम्यूनिशन खत्म हो गया है, जबकि दूसरा कहता है कि उनके पास भी वहां ज्यादा नहीं बचा है। अचानक दुश्मनों का एक ग्रुप एक कॉरिडोर में दिखता है और सोल्जर्स को एहसास होता है कि उनकी संख्या बढ़ रही है और वे सोचते हैं कि क्या यह एंड है। जख्मी होने के बावजूद सार्जेंट ने गुस्से में अपना वेपन फायर किया। कम से कम एक और ओपोनेंट को अपने साथ ले जाने के लिए डिटरमिन्ड था। वह दृढ़ता से आगे देखता है जैसे पसीना टपकता है और उसकी चौड़ी आंखें उस पल का टेंशन दिखाती हैं। उसी पल एक दुश्मन फाइटर उनकी दिशा में एक ग्रेनेड फेंकता है और सार्जेंट को खतरा बहुत देर से पता चलता है। रिजल्टिंग एक्सप्लोजन बहुत बड़ा होता है और डेबरा और धूल के साथ एरिया को स्वीप कर देता है, सब कुछ उड़ा देता है। स्मोक साफ होने के बाद हम ओपोनेंट्स के कई बॉडीज जमीन पर फैले हुए देखते हैं जो कन्फ्रंटेशन की वायलेंस को दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद कई स्मोक ग्रेनेड्स एनवायरनमेंट में फेंके जाते हैं जिससे सभी मौजूद लोगों की विजन काली पड़ जाती है। स्मोक बॉम्ब्स एक घना कर्टन छोड़ते हैं जो बैटलफील्ड को तेजी से कवर कर लेता है। फॉग के माध्यम से कुछ दुश्मन जो आगे बढ़ रहे थे वे जमीन पर गिर जाते हैं बिना समझे कि क्या हो रहा है। टर्बन पहने एक ओपोनेंट डर से देखता है जब एक फिगर तेजी से उसके सामने चमकती हुई आंखों के साथ दिखता है। एक स्विफ्ट ब्लो के साथ दुश्मन को मारा जाता है और हम हवा में एक बड़ा रेड स्टेन फैलते हुए देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट काफी जख्मी दिखता है लेकिन फिर भी खड़ा है, जैसे वह सिचुएशन को अनफोल्ड होते हुए देखता है। एक और ओपोनेंट को उसी मिस्टीरियस फिगर से पीछे से सरप्राइज किया जाता है जो उनके बीच बिजली की तरह चलता है। सफेद टर्बन में एक आदमी शॉक में है अपने कंपेनियन को इतनी तेजी से और लेथली हमला होते हुए देखकर। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता उसे भी अटैक का टारगेट बनाया जाता है और एक ब्लू ऑरा सटीक ब्लो को घेर लेती है और प्रोटोगनिस्ट स्मोक के बीच इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ता है, अपनी ब्लेड के साथ कुछ पावर का उपयोग करता है। दो और दूर के दुश्मन मूवमेंट देखते हैं और उस स्ट्रेंज फिगर की दिशा में शूटिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि मिस्टीरियस बीइंग एजिलिटी के साथ चलता है, शॉट्स को डॉज करता है जैसे वह शूटर्स के खिलाफ आगे बढ़ता है। फिर वह कूदता है और अपनी ग्लोइंग वेपन के साथ एक अटैक तैयार करता है और ओपोनेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए तैयार है। बीइंग एक पावरफुल ब्लो एग्जीक्यूट करता है और कई ब्लूरी रेज हवा को कई दिशाओं में ग्रेट इम्पैक्ट के साथ काटते हैं। इसके साथ हाल के अटैक के डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट के बाद धूल और डिब्री का एक बड़ा क्लाउड ऊपर उठता है। सोल्जर्स कंफ्यूजन में देखते हैं और उनमें से एक पूछता है कि क्या हो रहा है, जबकि दूसरा कहता है कि कोई एनिमी से लड़ रहा है। इस बीच हमारा हीरो अपना अटैक जारी रखता है और अपने उस सीबीसी में एक ओपोनेंट पर एक पावरफुल किक मारता है। लेकिन और दुश्मन दिखते हैं और अपने वेपन्स फायर करना शुरू कर देते हैं, उसे बिना मर्सी के तेजी से एलिमिनेट करने के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन स्किल्ड फाइटर वापस फायर करता है और हवा में दुश्मन के प्रोजेक्टाइल्स को प्रिसीजन के साथ निम्नली डॉज करता है। फिर वह एक बड़े ओपोनेंट के पास पहुंचता है और अपने दाहिने हाथ में पिस्टल के साथ एक वेल एम्ड पंच मारता है। सोल्जर्स इंप्रेस्ड हैं क्योंकि हैवी इक्विपमेंट के बिना और सिर्फ एक पिस्टल के साथ भी वह इतना डैमेज करता है। उनमें से एक पूछता है कि क्या वह व्यक्ति एक एलाय है और दूसरा कमेंट करता है कि उसने एक मास्क और ग्लासेस पहने एक एशियन आदमी के बारे में सुना है। मिस्टीरियस फाइटर कई ओपोनेंट्स का सामना करता है और यह रिवील होता है कि उसके सिर पर बाउंटी 1,50,00,000 है। दो और दुश्मन दिखते हैं और अपने वेपन्स प्रोटैगनिस्ट पर तानते हैं, एक पल के लिए भी हेजिटेट किए बिना शूट करने के लिए तैयार। वह मास्टरफुली चलता है और उसका सिलुएट ब्लू ट्रेल से घिरा होता है, जैसे वह शॉट्स को डॉज और काउंटर अटैक करता है। यह मेंशन किया गया है कि वह एक मर्सेनरी है जिसने हर लड़ाई जीती है जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, और एक सोल्जर एक गिरे हुए दुश्मन को देखता है। फाइटर्स फिर रियलाइज करते हैं कि वह फेमस मर्सेनरी होना चाहिए जिसके पास एक सिनिस्टर और पावरफुल ब्लू ऑरा है। एक ऑफिसर मिस्टीरियस आदमी को घूरता है और उसे पहचानता हुआ दिखता है जब एमिनेशन का एक राउंड तेजी से उसकी ओर उड़ता है। दर्द की एक चीख के साथ सोल्जर को एक अनएक्सपेक्टेड शॉट से कंधे में लगता है जो कहीं अज्ञात से आया था। फिगर मिलिट्री की ओर मुड़ता है और कहता है कि टेंस सिचुएशन में अब रिलैक्स करना बहुत जल्दी लगता है। फिर वह दावा करता है कि उसके पास बॉडीज की देखभाल करने का समय नहीं है और उसका नाम इमॉर्टल काय बताया जाता है।
उसकी आंखें उसके सनग्लासेस के नीचे चमकती हैं और उसके चेहरे पर काले मास्क से धुआं निकलता है। मिलिट्री केल को घेर लेती है और उनमें से एक पूछता है कि टीम जीरो का खलिद उस खतरनाक जगह पर क्यों है। केय दूर जाना शुरू करता है, लेकिन एक सोल्जर उसे रुकने के लिए चिल्लाता है क्योंकि बाहर अभी भी दुश्मन है। लेकिन सार्जेंट कहता है नहीं, और वह मर्सनरी के पीछे जाएगा। उसके चेहरे पर एक बहुत डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन है। एक आदमी चेतावनी देता है कि बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन सार्जेंट आदमी की एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट लगता है। वह जोड़ता है कि अगर वह असली खालिद है तो उसके साथी लड़ाई में मदद कर रहे होंगे। दरअसल मिलिट्री कंपनी टाइम जीरो रिपोर्ट करती है कि पॉइंट बी सफलतापूर्वक सिक्योर हो गया है। सार्जेंट मर्सनरी को अपनी टीम में शामिल होते हुए देखता है और सोचता है कि असल में क्या हो रहा है। एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वह अकेला ठीक था, क्योंकि बहुत सारे ओपोनेंट्स थे। हीरो जवाब देता है कि उसने भी कई लोगों की देखभाल की, और जेरल्ड से कहता है कि अब से टीम का अच्छे से ख्याल रखे। मास्ट आदमी अपने कंपेनियन का धन्यवाद करता है उन सभी चीजों के लिए जो उन्होंने उस इंपॉर्टेंट मोमेंट तक साथ की। ऑफिसर खालिद से जो हुआ उसके बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेरल्ड उसे अपने हाथ से रोकता है। कहता है कि बस बहुत हो गया। दाढ़ी वाला आदमी फिर इंटरप्ट न करने के लिए कहता है क्योंकि आज उसके दोस्त की सीक्रेट रिटायरमेंट सेरेमनी है। यह सुनकर फाइटर्स जिन्हें टीम ने बचाया था वे पूरी खामोशी में सीन देखते हैं। फिर जेरल्ड उन्हें बताता है कि उन्होंने आज कुछ नहीं देखा क्योंकि प्रोटैगनिस्ट होराइजन में अकेले दूर चला जाता है। सीन एक न्यूज़पेपर हेडलाइन में बदल जाता है जो डोंग ग्रुप के चेयरमैन ली जुन हियन के निधन की घोषणा करता है। अगला हम एक बड़ा ट्रेडिशनल कोरियन टेम्पल देखते हैं, तेज धूप में एक शांत दिन पर। ऊपर से हम जगह का कोर्टयार्ड देख सकते हैं जिसमें काले सूट्स में कई लोग सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह फैले हुए दिखते हैं। कोरियन में मैसेजेस के साथ कई रीत्स कंफर्म करते हैं कि वहां एक ग्रैंड फ्यूनरल हो रहा है। रिपोर्टर्स का एक ग्रुप इवेंट की फोटोग्राफ लेता है और उनमें से एक सोचता है कि वहां कौन आ रहा है। एक और जर्नलिस्ट कमेंट करता है कि अगर यह कोई रिलेटिव नहीं है तो शायद उस क्लोज्ड जगह में एंट्री नहीं मिलेगी। फिर एक मिस्टीरियस आदमी फ्यूनरल की ओर चलता है। हम देखते हैं कि यह आदमी प्रोटैगनिस्ट है जो चल रहा है। वहां हम एक सूट में एक आदमी का पोर्ट्रेट देखते हैं, एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, जो दिखाता है कि वह डिसीज्ड है जिसे ऑनर किया जा रहा है। पास में मॉर्निंग क्लोथ्स में एक कपल इक्वली सीरियस और फॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ मूवमेंट देखते हैं। अचानक महिला साइड में सरप्राइज और थोड़ी नर्वसनेस के साथ देखती है जब वह एक अनएक्सपेक्टेड फिगर को पहचानती है। थोड़ी देर बाद पहले आया आदमी रिवील होता है और उसे फैमिली के सबसे छोटे मास्टर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। अपनी आंखें बंद करके ओल्डर रिलेटिव को एहसास होता है कि ली जोंग वन, मिसिंग ब्रदर, आखिर जिंदा है। फिर न्यूकमर धीरे धीरे ऑल्टर की ओर चलता है जहां डिसीज्ड की फोटो है, अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। जैसे ही वह पास आता है, रिलेटिव उससे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि क्या 6 साल हो गए ने रिसॉर्ट हो गए हैं, यह सोचते हुए कि वह इतने समय से कहाँ था। एक डिस्टेंट लुक के साथ सूट में आदमी जवाब देता है कि वह बस इधर उधर भटक रहा था, और फिर दूसरे आदमी को ब्रदर कहता है। ओल्डर फैमिली मेंबर वार्निंग देता है कि यह उसके लिए जगह नहीं है और शिकायत करता है कि रिपोर्टर्स वहां प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। वह कहता रहता है कि भले ही वह एक अनग्रेटफुल सन है जो 6 साल बाद दिख रहा है, उसे कम से कम अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने चाहिए। एंग्री रिलेटिव उसे शेमलेस कहता है क्योंकि वह यह कहने के बाद गायब हो गया कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, और पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसने क्या केओस पैदा किया। यंग मैन फिर बताता है कि उनकी माँ उसके बाद डिल्यूजन से पीड़ित थी और अपने भाई से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछता है। उसकी रिलेटिव के बगल में बैठी लेडी रिलीव्ड दिखती है और कहती है कि वह खुश है कि वह आखिर अपनी सेंसेस में आ गया है। लेकिन ओल्डर ब्रदर चिंतित है कि अगर रिपोर्टर्स उसकी सडन रिटर्न के बारे में पता चलता है तो फैमिली की शेम एक्सपोज हो जाएगी। न्यूकमर फिर कहता है कि अब से वह बस एक कॉमन मॉर्नर के रूप में अपने रिस्पेक्ट्स पे करेगा और फिर चला जाएगा। रिलेटिव गुस्से में उसे पैरासाइट कहता है और पूछता है कि उसे इस तरह रूड मैनर में इंटरप्ट करने का क्या राइट है। आर्ग्यूमेंट को इग्नोर करते हुए सूट में आदमी ऑल्टर के पास आता है और एक छोटी लौ से इंसेंस स्टिक जलाता है।
वह इंसेंस स्टिक को दोनों हाथों से पकड़ता है और वहां मौजूद डिसीज्ड के लिए रिस्पेक्ट के रिचुअल के लिए तैयार होता है। फिर यंग मैन ऑल्टर के सामने गहराई से झुकता है और कुछ के लिए एडवांस में अपोलोजाइज करता है। आखिर में वह खड़ा होता है और उन्हें यह सब अपना कर्मा मानने के लिए कहता है, कपल को सीरियसली देखते हुए। अपने थॉट्स में यंग मैन अपनी मां की मौत और उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उसकी जान ली, रिवेंज का वादा करते हुए। वह कसम खाता है कि वह सबको पे कराएगा, भले ही वे उसके अपने खून के हों। अपनी रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन दिखाते हुए ब्रदर पूछता है कि क्या वह फिर से जाने की सोच रहा है, लेकिन न्यूकमर जवाब देता है कि वह अब भटकने से थक गया है। एक सिनिकल स्माइल के साथ रिलेटिव कमेंट करता है कि कभी कभी घर के बाहर ज्यादा कंफर्टेबल होता है, और दूसरा कहता है कि वह कंफर्टेबल होने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट दावा करता है कि उसे अब्रॉड में मुश्किल समय का सामना करना पड़ा, और अब जब उसे करेज मिल गया है तो वह अपने इंटरप्टेड करियर को जारी रखना चाहता है। ओल्डर फैमिली मेंबर गुस्सा हो जाता है और सवाल करता है कि वह फिर से प्रोसिक्यूटर कैसे बनना चाहता है, जबकि वह अपॉइंटेड होने से पहले ही गायब हो गया था। वह गुस्से में कहता है कि रिपोर्टर्स इस पर चिपक जाएंगे और ग्रुप और उनके पिता का नाम टार्निश्ड कर देंगे, और पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में पता नहीं है। फिर यंग मैन याद करता है कि उसकी मां का ड्रीम और उसका अपना प्रोसिक्यूटर बनना था, और वह भूल गया कि वह भी हेयर में था। फ्यूरियस, उसका ब्रदर उसे बास्टर्ड कहता है और कहता है कि उसे अपनी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब वह फिर सेक्रेटरी किम को प्रोसिक्यूशन से कांटेक्ट करने और तैयार करने का ऑर्डर देता है, और सेक्रेटरी तुरंत सहमत हो जाता है। ब्रदर यह इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कहता है कि क्या कोई हिडन मोटिव है, और महिला पूछती है कि क्या वह मां के शेयर्स नहीं मांगेगा। वह कमेंट करती है कि वह हमेशा मिस्टीरियस रहा है, तो यह पॉसिबल होगा, लेकिन खुद को करेक्टेड करती है अपने पति को प्रेसिडेंट कहकर। यंग मैन पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, और सेक्रेटरी उसे याद दिलाता है कि जब वह गायब हुआ था तो वे उसे ढूंढ नहीं पाए थे, और अब लिमिट्स होंगे। चमकती हुई आंखों के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उन्होंने उसे नहीं ढूंढा, और सेक्रेटरी सरप्राइज में पूछता है कि उसका क्या मतलब है। सूट में आदमी दूसरे पर अक्यूज करता है, कहता है कि ऐसा नहीं है कि वे उसे ढूंढ नहीं पाए, बल्कि उन्होंने सच में कोशिश नहीं की। वह कहता रहता है कि उसका भाई कंप्लेसेंट था और इसीलिए लाई जोंग वन वापस आया, और अगर उसके पिता जिंदा होते तो वह शेयर्स वापस कर देते। प्रेसिडेंट फिर यह इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है कि क्या उसने अपने डिसअपीयरेंस के दौरान एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट किया था, और उसने क्या किया और किसके साथ सोया। एक स्टर्न लुक के साथ बॉस तुरंत सभी नेसेसरी मींस का उपयोग करने की मांग करता है, और सेक्रेटरी नर्वसली सहमत होता है। सेक्रेटरी सोचता है कि उसने सोचा था कि उसे अब उनसे कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, और यह उसके लिए सच में प्रॉब्लमैटिक है। जैसे ही वे चलते हैं, एक बूढ़ा आदमी याद करता है कि उसे लायन में गायब हुए 6 साल हो गए हैं, और वे उसे बहुत ढूंढ रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है कि क्या वह बूढ़े आदमी के घर पर रह सकता है, क्योंकि जगह स्पेशियस है, और आदमी हंसकर सहमत हो जाता है। जेंटलमैन कहता है कि वह एड्रेस भेजेगा, और लड़के से उसका फोन नंबर पूछता है ताकि वह अपना नंबर पहले डाल सके। जब वह अपना सेल फोन उठाता है तो यंग मैन कहता है कि इस तरह उसे गिल्ट से फ्री महसूस होगा, और वह अपना रेंट टाइम पर पे कर पाएगा। एक सस्पिशियस लुक के साथ ओल्डर मैन पूछता है कि उसे रेंट पे करने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। प्रोटैगनिस्ट सेल फोन पकड़े रहता है और दूसरे आदमी के सवाल का जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचता है। फिर वह दावा करता है कि उसने अब्रॉड में कुछ पैसे कमाए, और ओल्डर मैन फिलहाल एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करता हुआ दिखता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज करने के बाद यंग मैन गुड बाय कहता है और कहता है कि वह उसे बाद में देखेगा। जगह से तेजी से निकलते हुए आदमी उसे जाते हुए देखता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी प्रोसिक्यूटर के रूप में काम करना चाहता है। उसे याद दिलाता है कि वाइस प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेगा। वह कहता रहता है कि वह जानता है कि लड़का वाइस प्रेसिडेंट पर सस्पेक्ट करता है, और ग्रुप को उसकी मां की मौत से जोड़ने का कोई एविडेंस नहीं है। एक स्मर्क के साथ यंग मैन पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि उसकी मां की मौत बस एक कॉमन एक्सीडेंट थी। ओल्डर मैन मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह कुछ और चाहता है, क्योंकि वह वहां उसके बारे में चिंतित है। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि 6 साल बीत गए हैं, और उस समय के दौरान उसने सरवाइव करने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ रेजिस्ट किया है। वह दृढ़ता से कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वह कोरिया वापस बिल्कुल नहीं आता।
आप कमेंट करते हैं कि वह बहुत बदल गया है, लेकिन अगर वह इतना डिटरमिन्ड है, तो अब उसे अपने रास्ते पर चलने से नहीं रोकेगा। हालांकि वह जुंग वन को वार्निंग देता है कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी माँ और सब कुछ उससे छीन लिया गया था। कानून कभी भी उसके साइड नहीं होगा। हम सनसेट पर एक पुल पार करती हुई एक ट्रेन देखते हैं। जैसे ही नैरेटिव नए शॉट्स के साथ जारी रहती है, ट्रेन के अंदर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ली जोंग नए प्रेसिडेंट के लिए वह वहां बचा हुआ अंतिम थ्रेट है। वह रिफ्लेक्ट करता है कि प्रेसिडेंट को कोरिया में उसके पर्पस का पहले से ही पता होगा और उसने प्रोसिक्यूशन पर भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया होगा। सेल फोन पकड़े हुए उसे एक कॉल आती है और वह जवाब देता है कि यह रिपोर्टर किम संगी एक्ट करने के लिए तैयार है। प्रोटैगनिस्ट फिर फैसला करता है कि वह पब्लिक ओपिनियन को अपने साइड लाएगा और इसे अपना मेन वेपन के रूप में इस्तेमाल करेगा। लाइन के दूसरे छोर पर टैंक टॉप में एक मस्कुलर आदमी जवाब देता है और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उन्हें आखिरी बार बात किए हुए काफी समय हो गया है। हृष्टपुष्ट आदमी आवाज पहचानता है और सरप्राइज में पूछता है कि क्या वह खालिद है और क्या वह आखिर कोरिया आ गया है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वे बैटलफील्ड पर नहीं है और उसे जुंग वन कह सकते हैं, और दूसरा हंसता है, कहता है कि वह उसकी आवाज नहीं भूलेगा। जुंग वन फिर पूछता है कि क्या वे जल्द ही मिल सकते हैं, लेकिन रिपोर्टर कहता है कि वह बिजनेस ट्रिप पर है और यह मुश्किल होगा। फॉर्मर मर्सिनरी सॉरी कहता है क्योंकि उसे पर्सनली कुछ पूछना था, और रिपोर्टर मुस्कुराता है, सोचता है कि यह एहसान चुकाने का उसका चांस है। फिर वह सवाल करता है कि क्या यह पर्याप्त है और पूछता है कि दूसरे का इंपॉर्टेंट मैटर क्या है। जुंग वन जवाब देता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसे सोशल अफेयर्स सेक्शन से एक हॉट स्टोरी पास करनी है। रिपोर्टर एक सीरियस लुक के साथ पूछता है कि उसे कौन सी जॉनरा चाहिए, और जुंग वन जवाब देता है कि उसे क्राइम चाहिए, कुछ सच में बड़ा। जर्नलिस्ट सोचता है कि यह डेंजर की स्मेल है और पूछता है कि क्या रिटायरमेंट बस एक फेड थी और क्या वह कुछ और प्लान करता है। एक स्माइल के साथ वह सहमत होता है और हाल ही में देश को हिला देने वाले स्कूल वायलेंस के एक केस का सजेशन देता है। प्रोटैगनिस्ट दो स्टूडेंट्स को देखता है और रिपोर्टर कहता रहता है कि सस्पेक्ट्स ने सभी विटनेसेस और एविडेंस को एलिमिनेट कर दिया है। वह कमेंट करता है कि स्कूल वायलेंस का एक केस खालिद के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन यह हाल तक हॉटेस्ट टॉपिक था। जुंगन एक स्माइल के साथ कहता है कि क्राइम किसने किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात केस की सेंसेशनल वैल्यू है। जैसे ही सूरज ढलता है, हम पेड़ों और एक लैंपपोस्ट के साथ एक शांत पार्क में एक सुंदर लैंडस्केप देखते हैं। एक पार्क बेंच पर बैठे जुंगवन फोन पर कुछ पेपर्स देखता है और देखने के लिए कहता है। उसे पता चलता है कि यह केस उस एरिया में हुआ था और इसमें गैंगजिन हाई स्कूल के थर्ड ईयर के चॉय जुयान शामिल है। इन्फॉर्मेशन रिवील करती है कि विक्टिम पर लगातार हमला किया गया था और उसे महीनों तक टेरिबल चीजें करने के लिए मजबूर किया गया था। परपेट्रेटर्स उसी क्लास के 4 मेल स्टूडेंट्स हैं और इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स केवल थ्रेट्स और इंसल्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। एक दिन विक्टिम के अल्कोहलिक फादर ने अटैकर्स के साथ डील की और फाइनल पनिशमेंट सिर्फ 12 घंटे की स्कूल सर्विस थी। आखिर में इन्वेस्टिगेशन इस तरह खत्म हुई और विक्टिम की टेस्टिमोनी को अथॉरिटीज ने एसेंशियली इग्नोर कर दिया। भले ही केस ने पूरे देश को गुस्सा दिलाया था, इसे हशप कर दिया गया था और विक्टिम अभी भी अटैकर्स के साथ उसी स्कूल में पढ़ता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए यह कंट्री में अपने पहले केस के रूप में ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ वह फिर सोचता है कि क्या सब कुछ रिजॉल्व करने के लिए एक्शन लेना शुरू करने का समय नहीं आ गया है। जांगजिन स्कूल के सामने एक आदमी साइज जज करता है और सोचता है कि उसे कब तक यह सब सहन करना पड़ेगा। एक कार के अंदर कोई सोचता है कि मीडिया शांत हो गया है और अगर वे थोड़ी देर और होल्ड ऑन करते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अटैकर्स एक कार में हैं और उनमें से एक शिकायत करता है कि लड़की को रिपोर्ट क्यों करनी पड़ी और चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया। बुलीज में से एक हंसता है और विक्टिम के पिता का मजाक उड़ाता है, जिसने उसे पैसे के लिए बेच दिया, और कहता है कि इसलिए गरीब लोगों के साथ मेसिंग करना फन है। हालांकि उनमें से एक वार्निंग देता है कि शांत रहना बेहतर है, क्योंकि एक फॉल्स मूव उनके लिए सिचुएशन को बहुत खराब कर सकता है। साथ ही वार्निंग को डिसमिस करता है और सुझाव देता है कि उन्हें अब मजे के लिए दूसरे टॉयज ढूंढने चाहिए। दूसरा कमेंट पर गुस्सा हो जाता है और उसे बास्टर्ड कहता है,
पूछता है कि क्या वह सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड है। अचानक उनकी कार एक लेग से रुक जाती है और ड्राइवर पैनिक में आ जाता है बिना समझे कि क्या हुआ। व्हीकल अचानक रुक जाता है। एसफॉल्ट पर टायर्स के एक जोरदार स्क्रीचिंग साउंड के साथ सडन स्टॉप के कारण फ्यूरियस ड्राइवर विंडो से चिल्लाता है, पूछता है कि क्या व्यक्ति मरना चाहता है और उसे तुरंत रास्ते से हटने के लिए कहता है। जुंगवान अपने हाथ हुड पर रखकर ड्राइवर की भाषा का मजाक उड़ाता है और खुद को हाइमन के अंकल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे नीचे देखता है और साइज करता है। लड़के को बिना इंटिमिडेट हुए पथेटिक रैच कहता है। वह कहता है कि वह बिजी है और इसे पास करेगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को पोलाइट पूछने पर रास्ते से हटने के लिए कहता है। एक मॉकिंग टोन के साथ हमारा हीरो कहता है कि वह डरा हुआ है और प्रॉपर कन्वर्सेशन करना पॉसिबल नहीं है। फिर वह अपने सेल फोन पर सिक्योरिटी गार्ड की फोटो दिखाता है और उससे टीज करता है, पूछता है कि क्या वह फेमस होने पर उसे न जानने का नाटक करेगा। बड़ा आदमी फ्यूरियस हो जाता है और उसे कंप्लीट तथ्य कहता है। वे क्या कहता है। सेलफोन उससे छीनने की कोशिश करता है। हमारा हीरो उसे प्रेस करता है और पूछता है कि वह क्यों नहीं कह सकता कि वह जियान हाइमन को नहीं जानता और उसे खुद को रिपीट करने के लिए कहता है। हमारा हीरो कहता है कि बस बहुत हो गया और अगर गार्ड ऐसा करता है तो उनके लिए कोऑपरेट करना मुश्किल होगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड अपना पेशेंस खो देता है और सीधे पूछता है कि आदमी असल में वहां से क्या चाहता है। एक स्माइल के साथ एक्स मर्सनरी कमेंट करता है कि दूसरे की जबान बहुत शार्प है और वह इसमें एक्सपीरियंस लगता है। कब्बू उसे की एक्सपीरियंस लगता है। ब्रूट गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि मैसिंग करना बंद करे, क्योंकि लड़की के पिता पहले ही उनकी डील एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक स्मर्क के साथ सूट में आदमी बस एक सरप्राइजिंग नंबर 200 के साथ जवाब देता है। फिर वह कहता है कि 200 के लिए वह अपना मुंह बंद रखेगा और बिना कोई और ट्रबल पैदा किए चला जाएगा। शॉकेड सिक्योरिटी गार्ड 200 की अमाउंट रिपीट करता है, बिना विश्वास किए कि उसने अभी अभी दूसरे से क्या सुना। बॉडीगार्ड उसे बिलिटल्स करता है, पूछता है कि क्या वह इतने कम के लिए ऐसा करता है और क्या उसे पता है कि वह किसके साथ मिक्सड अप हो रहा है। कार का डोर खोला जाता है और प्रोटैगनिस्ट को मैटर रिजॉल्व करने के लिए अंदर आने के लिए इनवाइट किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करने और एक टर्म लेने के बाद उसे पैसे मिलेंगे और उसे अंदर आने के लिए कहता है। हमारा हीरो साई करता है और शिकायत करता है कि उसे टाइट स्पेसेस से नफरत है, क्योंकि वह अटैकर के व्हीकल में चढ़ता है। बाहर गार्ड कार को दूर जाते हुए देखता है। सूट में आदमी को एक अननोन लोकेशन पर ले जाता है। व्हीकल के अंदर बुलीज में से एक न्यूकमर को एक ठंडी और बहुत सस्पिशियस लुक के साथ घूरता है। कार सड़क पर चलती रहती है और एक और काली व्हीकल क्लोजली फॉलो करती है, जो एक पॉसिबल ट्रैप दिखाती है। हालांकि फॉर्मर मर्सनरी अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखकर पूरी तरह से रिलैक्स्ड दिखता है, बिना चिंतित हुए। वह सोचता है कि उसे एम्बुशेस की आदत थी, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन के लिए अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। यंग मैन में से एक पूछता है कि वे उस लीच को पैसे क्यों दे रहे हैं और उन्हें बस उसे डराकर भगा देना चाहिए। लेकिन ग्रुप लीडर उसे रेप्रिमांड करता है, कहता है कि प्रेसिडेंट ने केस को कवर अप करने का ऑर्डर दिया था और ध्यान आकर्षित न करने का। वह जुएन से नॉइज न करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके साइड के लिए चीजें आखिर शांत हो गई हैं। दूसरी कार में गार्ड सोचता है कि अगर आदमी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता है तो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंग्री गार्ड लड़के से और प्रॉब्लम पैदा न करने के लिए कहता है, क्योंकि वे ऐसा नहीं करना चाहते। पीछे की सीट पर अटैकर्स में से एक शिकायत करता है कि लड़की के पिता ने पैसे ले लिए और वह क्रिमिनल नहीं है। हमारा हीरो एक सॉम्बर एक्सप्रेशन के साथ सुनता है, जैसे बुली ब्रैग करता है कि उसके पिता ने कभी इतना पैसा नहीं देखा होगा। फिर कार्स एक बड़े अबैंडन कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती हैं, जिसमें सूरज रेडिश होराइजन पर ढल रहा होता है। जल्द ही व्हीकल का डोर खुलता है, जो दिखाता है कि वे सपोज अग्रीमेंट के लिए फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ब्रूट सिक्योरिटी गार्ड कार से बाहर निकलता है और प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि वे आखिर पहुंच गए हैं। उसके चेहरे पर एंगर और नसें उभरी हुई हैं। गार्ड ताकत से सब कुछ सॉल्व करने के लिए तैयार दिखता है। कार से बाहर निकलते हुए एक्स मर्सनरी ने मजाक किया कि उसने गार्ड को अपने सामने खड़ा नहीं देखा था। फिर वह कार के हुड पर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या एनवायरनमेंट नई है और क्या वे मेहमानों को ऐसे रिसीव करते हैं। फ्यूरियस बॉडीगार्ड एक नाइफ निकालता है और भागता है। लड़के को चुप रहने और सबसे बुरे के लिए तैयार रहने के लिए चिल्लाता है।
हालांकि प्रोटैगनिस्ट बोर्ड लगता है और सोचता है कि ओपोनेंट की टैक्टिक क्लिच आए और आउट ऑफ फैशन है। एक क्विक मूवमेंट के साथ वह अटैक को डॉज करता है और ब्रूट की चिन पर एक डायरेक्ट ब्लो मारता है। सिक्योरिटी गार्ड शॉक में है कि वह इतनी आसानी से उस आदमी से ओवरपावर्ड हो गया जिसे उसने पहले अंडर एस्टिमेटेड किया था। हमारा हीरो फिर अपने ओपोनेंट की रिस्ट को ताकत से ट्विस्ट करता है और बिना किसी एफर्ट के उसे इमोबिलाइज करता है। वह सवाल करता है कि बिना मैनर्स के नाइफ का उपयोग करना यूजफुल है और एक सिंगल पावरफुल मूव से गार्ड को जमीन पर गिरा देता है। कार के अंदर बुलीज पैनिक करते हैं और वायलेंट सीन पर डर से अपना सिर पकड़ लेते हैं। जसतो सख को सिर कर लेते हैं। जमीन पर गिरे हुए सिक्योरिटी गार्ड दर्द में ग्रोन्स करता है। उसका चेहरा कंटॉर्टेड है और वह ब्लो के बाद उठ नहीं पा रहा है। फॉर्मर मर्सनरी फिर पास आता है और जमीन पर पराजित आदमी को सुपीरियोरिटी की लुक के साथ देखता है। उसकी ठंडी और कैलकुलेटिंग आंखें दिखाती हैं कि वह उस पल सिचुएशन के कंप्लीट कंट्रोल में है। उसी पल दूसरे ऑक्यूपेंट्स व्हीकल से बाहर निकलते हैं और हमारे हीरो को घेरने के लिए पास आते हैं। वह खैम्य हेंचमैन को उनके वेपन्स के साथ और एक ठंडी स्टेयर के साथ देखता है, जैसे वे दोनों अटैक करने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद थग्स का एक ग्रुप उसे नाइव्स और एक बेसबॉल बैट के साथ घेर लेता है, लड़ने के लिए तैयार। प्रोटैगनिस्ट फिर मजाक करता है, कहता है कि उसे नहीं पता कि इतनी जेनरस हॉस्पिटैलिटी के साथ क्या करना है। अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हमारा हीरो कहता है कि वह उन्हें सरेंडर करने का चांस देगा। वह कहता है कि अगर अटैकर्स अब सरेंडर करते हैं तो सिचुएशन पीसफुली खत्म हो सकती है। सेंटेंस को पूरा करते हुए लड़का वादा करता है कि वह उन्हें सेफली और अनहार्म्ड घर भेज सकता है। हेंचमैन उसकी ऑडेसिटी से इरिटेट होते हैं और उनमें से एक उसे बास्टार्ड कहता है, उन्हें अंडरएस्टिमेट करने के लिए। इस बीच कार में एक कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है और लीडर सोचता है कि क्या इंट्रूडर की कोई सीक्रेट प्लान है। आदमियों में से एक उसे हाइमन का अंकल एक मॉकिंग और काफी थ्रेटनिंग टोन में कहता है। वह सवाल करता है कि लड़के की प्लान क्या थी, उन्हें जानबूझकर सिर्फ 200 के लिए वहां तक लाने की। अपनी आंखें एंगर से चमकते हुए वह थ्रेट देता है, कहता है कि आज उसकी मौत की एनिवर्सरी होगी। हमारा हीरो बस डिसमिसिवली मुस्कुराता है और जवाब देता है कि वह सच में ऐसा होते देखने के लिए उत्सुक है। कार के अंदर से बुली अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि इंट्रूडर को उसके सामने नीलिंग कराए। ऑर्डर का पालन करते हुए हेंचमैन सभी एक साथ प्रोटैगनिस्ट पर उनके वेपन से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी नाइफ के साथ एक क्विक स्ट्राइक ट्राई करता है, लेकिन एक्स मर्सनरी उसे बहुत आसानी से डॉज कर देता है। अटैकर लड़के की एजिलिटी से शॉक में है और गुस्से में उसे मरने के लिए चिल्लाता है। एक सटीक पंच के साथ हमारा हीरो ओपोनेंट के चेहरे पर मारता है, जिसे रिएक्ट करने का समय नहीं मिलता। एक हेंचमैन रियलाइज करता है कि वह कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है और सबको एक साथ हमला करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिजली की तरह चलता है और बेसबॉल बैटमैन को बिना किसी हेजिटेशन के किक मारता है और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ अटैकर दूर फेंक दिया जाता है और पूरी तरह से डिफीटेड जमीन पर गिर जाता है। बिना समय बर्बाद किए वह ब्लोज को डॉज करता है और आसानी से दूसरे ओपोनेंट को जमीन पर गिरा देता है। फिर हमारा हीरो दूसरे ओपोनेंट के गले पर सीधे एक पावरफुल पंच मारता है। इम्पैक्ट स्ट्रांग है और हेंचमैन पीछे गिर जाता है, बिना क्विक अटैक से खुद को डिफेंड करने का चांस मिले। बचे हुए आदमियों में से आखिरी वाला डर से कांप रहा है, जैसे वह अपने कंपेनियन को जमीन पर फेंका हुआ देखता है। फिर एक्स मर्सनरी बचे हुए आखिरी ब्रूट का सामना करता है, जो अपने हाथ में नाइफ के साथ डर से कांप रहा है। एक स्मर्क के साथ वह उसे प्रोवोक करता है और पूछता है कि क्या हेंचमैन डरा हुआ है जबकि उसे लड़ने के लिए बुला रहा है। एंग्री आदमी प्रोटैगनिस्ट की ओर भागता है, चिल्लाता है और नाइफ के साथ एक डेस्परेट अटैक ट्राई करता है। हालांकि वह भी तेजी से हार जाता है और जमीन पर गिर जाता है, जैसे लीडर शॉक में देखता है। सूट में आदमी विश्वास नहीं कर पाता कि वह क्या देखता है और कहता है कि यह इम्पॉसिबल है कि ऐसा सच में हो। वह सोचता है कि यह किस तरह का मॉन्स्टर है और मिस्टीरियस लड़का असल में कहां से आया है। एक ठंडी लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसने पहले ही कहा है कि वह बस हाइमन का अंकल है। टेरिफाइड हेंचमैन का लीडर पैनिक में भागना शुरू कर देता है ताकि वहां से जिंदा बच सके। हमारा हीरो कंटेम्प्ट के साथ देखता है और पूछता है कि क्या वह इस तरह पैथेटिकली भागेगा। आदमी कार तक पहुंचता है और जुयन को भागने के लिए चिल्लाता है,
क्योंकि प्रोटैगनिस्ट अब उसके पीछे है, लेकिन एक्स मर्सनरी कार विंडो को किक मारता है जो शैटरिंग करता है और ड्राइवर के सिर पर हेड ऑन मारता है। व्हीकल के अंदर दोनों बुलीज अटैक की सडन वायलेंस पर टेरर में चिल्लाते हैं। बाहर हमारा हीरो एक डिफीटेड लीडर को बालों से पकड़े हुए है, एक इंटिमिडेटिंग लुक के साथ। मेन अग्रेसर सोचता है कि क्या वह आदमी ह्यूमन है, क्योंकि उसने आसानी से सबको खुद ही हरा दिया। डेस्परेटली वह उसे ब्राइब करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उसे पैसे की जरूरत है और क्या 10 करोड़ पर्याप्त होंगे। उसके चेहरे पर एक शैडो के साथ प्रोटैगनिस्ट बस यंग मैन को अब नीचे उतरने का ऑर्डर देता है। बुली पूछता है कि सूट में आदमी को इससे क्या मिलता है और उसे कम से कम पैसे लेने चाहिए, लेकिन हमारा हीरो गुस्से में दोहराता है कि उसने उसे तुरंत बिना सवाल किए नीचे उतरने का ऑर्डर दिया। यंग अग्रेसर निगोशिएट करने की कोशिश करता है और उन्हें वहां सिचुएशन के बारे में कामली बात करने के लिए कहता है। तो वह 20 मिलियन ऑफर करता है अगर 10 पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत पैसा है। एक्स मर्सनरी एनरेज्ड होकर उसे कॉलर से पकड़ता है और बुली सडन एक्शन पर टेरर में चिल्लाता है। फिर वह सवाल करता है कि अटैकर ने हाइमन के साथ कन्वर्सेशन के माध्यम से चीजें क्यों नहीं रिजॉल्व की। यंग मैन 25 मिलियन ऑफर करता है और प्रोटेगनिस्ट एक स्मर्क के साथ अपनी पीठ के पीछे एक पेपर स्प्रे पकड़ता है। हमारा हीरो लड़के से रिवेंज लेने के लिए एक प्लान बनाता हुआ दिखता है, लेकिन बुली भी एक पेपर स्प्रे निकालता है और सूट में आदमी पर हमला करने की तैयारी करता है। वह गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि इंट्रूडर ने गलत आदमी से पंगा लिया और उसे बहुत पछतावा होगा। फिर अटैकर स्प्रे बटन दबाता है, कंटेंट्स हमारे हीरो की दिशा में रिलीज करता है। हालांकि एक्स मर्सनरी उसका हाथ पकड़ता है और स्प्रे को यंग अटैकर के अपने चेहरे पर मोड़ देता है। वह मॉकिंगली पूछता है कि इंपोर्टेड स्प्रे का टेस्ट कैसा है और कहता है कि यह बहुत स्पाइसी होना चाहिए। फिर हमारा हीरो बुली के पेट पर एक स्ट्रॉन्ग ब्लो मारता है जो इम्पैक्ट महसूस करता है। अटैकर खांसी और दर्द में चिल्लाता है। पेपर स्प्रे से उसकी आंखें जल रही हैं। चांस लेते हुए प्रोटैगनिस्ट अपना खुद का स्प्रे पकड़ता है और बटन को भी जोर से दबाता है। वह पूछता है कि क्या यह खत्म हो गया है और सोचता है कि वह वाकई में वह वहां इतने दर्द से मरने वाला था। उसकी आंखें प्रोफ्यूजली पानी छोड़ती हैं और उसके चेहरे से पसीना बहता है, क्योंकि वह इंटेंस बर्निंग सेंसेशन से पीड़ित है। हालांकि एक्स मर्सनरी भी जमीन पर घुटने टेकता है, हवा में स्प्रे के इफेक्ट्स महसूस करता हुआ दिखता है। दूसरे बुली सीन देखते हैं और तेजी से भागने का फैसला करते हैं, जबकि आदमी न्यूट्रलाइज्ड लगता है। लेकिन ग्रुप का लीडर भागने से इनकार करता है और कहता है कि अगर वे उसे जाने देते हैं तो वह निश्चित रूप से उनके पीछे आएगा। फिर वह जमीन से एक नाइफ उठाता है और सवाल करता है कि एक स्ट्रॉन्ग गाय स्प्रे पेंट के साथ कितनी देर तक नीचे रहेगा। बुली सुझाव देता है कि वे आदमी के एकिल्स टेंडन को काट दें और उसे फर्श पर अनकॉन्शियस छोड़ दें। दूसरे सहमत होते हैं और अपने वेपन्स पकड़ते हैं, प्रोटैगनिस्ट पर हमला करने के लिए तैयार, जबकि वह वल्नरेबल है। उनमें से एक नाइफ के साथ एक्स मर्सनरी को घायल करने के लिए आगे बढ़ता है, जो जमीन पर घुटने टेके हुए है। तीनों वायलेंस के साथ एक ही समय पर हमला करते हैं और सूट में आदमी को अपने वेपन से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीडर एनरेज्ड हो जाता है और कहता है कि उसे बस क्रिपलिंग करना पर्याप्त नहीं है और उन्हें आगे जाने की जरूरत है। फिर वह सुझाव देता है कि वे इंट्रूडर को मार दें और किए गए क्राइम के लिए बूढ़े आदमियों को ब्लेम करें। एक ईविल स्माइल के साथ वह हाइमन को अपनी रिगार्ड्स भेजने का वादा करता है और उसे रेच कहता है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट से तेजी से उठता है और ब्लो से पहले अटैकर की रिस्ट पकड़ता है। एक सटीक मूवमेंट के साथ हमारा हीरो बुली के अटैक को रोकता है, जो रिएक्शन से शॉक में है। फिर वह यंग मैन का हाथ ताकत से ट्विस्ट करता है, जिससे लड़का प्रेशर से दर्द में चिल्लाता है। नाइफ जमीन पर गिर जाता है और पुलिस का लीडर सूट में आदमी से पूरी तरह से ओवरपावर्ड हो जाता है। डेस्परेटली वह अपने कंपेनियंस को हमला करने के लिए चिल्लाता है और सिर्फ सीन न देखने के लिए। यंग मैन में से एक बेटुन के साथ आगे बढ़ता है और एक्स मर्सनरी को मारने की कोशिश करता है, जो अभी भी जमीन पर है। हालांकि हमारा हीरो डॉज करता है और ब्लो गलती से उसके अपने कंपेनियन के कंधे पर लगता है। लड़का अपने दोस्त के ब्लो के स्ट्रॉन्ग और अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट से दर्द में चिल्लाता है। दूसरा अटैकर एक स्टिक से हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिना डर के उसका सामना करता है। एक फ्यूरियस लुक के साथ वह जमीन से नाइफ उठाता है और फाइनल काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है। फिर वह अपना वेपन उठाता है
और यंग मैन पर एक रेज की चीख के साथ एक फाइनल ब्लो के लिए तैयार होता है। हमारा हीरो फिर अटैकर की गर्दन के पीछे नाइफ हैंडल से एक स्विफ्ट और एक्यूरेट ब्लो मारता है। इसके साथ दूसरा बुली भाग जाता है और फॉरगिवनेस के लिए बेग्ड करता है क्योंकि वह हमेशा गलत था। प्रोटैगनिस्ट रुकता है और खुद से फॉरगिवनेस के बारे में सवाल करता है, जैसे वह ताकत और डिटर्मिनेशन के साथ जमीन पर कदम रखता है। फिर वह एक हेंचमैन का बेटन फेंकता है और कहता है कि फॉरगिवनेस के लिए पूछने वाला वह नहीं है वहां उस जगह पर। ऑब्जेक्ट उड़ता है और उस यंग मैन के पीछे लगता है जो उस लड़ाई से डेस्परेटली भाग रहा था। ग्रुप लीडर शॉक में है कि उसे इतनी क्विक और ह्यूमिलिएटिंग मैनर में हरा दिया गया है। फॉर्मर मर्सनरी उसे वापस पकड़े रखता है और कमेंट करता है कि आजकल के स्टूडेंट्स ऐसे कुछ करने की कोशिश करने के लिए स्केरी हैं। एक सिनिस्टर ऑरा के साथ वह पूछता है कि क्या वे अब मैटर के बारे में एक सीरियस कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अटैकर डिस्पेयर में जमीन पर गिर जाता है और पूछता है कि सूट में आदमी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट एक और सवाल के साथ जवाब देता है और कहता है कि यंग मैन बहुत कंफर्टेबली रहा। डरा हुआ बुली अपना सेल फोन पकड़ता है और चिल्लाता है कि वह तुरंत पुलिस को कॉल करेगा, लेकिन सूट में आदमी बस नोड करता है और कामली उसे कॉल करने के लिए कहता है। अटैकर पूरी तरह से स्पीचलेस है और उसे समझ नहीं आता कि उसका ओपोनेंट वहां इतना काम क्यों है। हीरो फिर पूछता है कि क्या उसे यह जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि पुलिस असल में किसका विश्वास करेगी। वह बताता है कि यह एक स्टूडेंट की बात प्रोसिक्यूटर के खिलाफ है और चॉइस काफी ऑब्वियस होगी। फॉर्मर मर्सनरी कहता है कि विक्टिम खेलने का समय नहीं है और उस कार की ओर इशारा करता है जो वहां है। अंदर एक सिक्योरिटी कैमरा चमकता है और बुली रियलाइज करता है कि सब कुछ पूरे समय रिकॉर्ड हो रहा था। हमारा हीरो फिर प्रोसिक्यूटर के किडनैपिंग के क्राइम का हवाला देता है और पीनल कोड के आर्टिकल का मेंशन करता है। फर्श पर घुटने टेके हुए यंग मैन आखिर उस सिचुएशन की ग्रेविटी समझ जाता है जिसमें वह फंस गया है। बुली आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि उसने शुरू किया, लेकिन प्रोसिक्यूटर वेहेमेंटली डिनाई करता है। वह बताता है कि उसे किडनैप्ड किया गया था और कई लोगों ने उसे वेपन से हमला किया था जो सेल्फ डिफेंस था। डेस्परेट यंग अटैकर फर्श पर घुटने टेक देता है। उस सिचुएशन में क्या करना है यह नहीं जानता। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सेंटेंस कम करने का एकमात्र तरीका जॉन हाइमन के बारे में सब कुछ कन्फेस करना है। बुली सोचता है कि उसके पिता को भी प्रोसिक्यूटर के साथ प्रॉब्लम होती और इसीलिए उन्होंने डील की। हमारा हीरो फिर कार के कैमरा से मेमोरी कार्ड निकालता है ताकि आवश्यक सबूत मिल सके। वह चेतावनी देता है कि वह ब्लैक बॉक्स से चिप ले रहा है और यंग मैन को बहुत ध्यान से सोचने के लिए कहता है। सीन एक साफ दिन पर कुछ टॉल बिल्डिंग्स में बदल जाता है, जो कहानी में एक नए फेज को दिखाता है। एक अपार्टमेंट की किचन में एक मिडिल एज्ड महिला कामली एक मील तैयार करती है, तो हमारा हीरो अपने अक्वेंटेंस के घर में घुसने के लिए डोर कीपैड पर पासवर्ड टाइप करता है। महिला सोचती है कि कौन जल्दी आया और जगह पर अनएक्सपेक्टेड विजिटर से सरप्राइज होती है। जब वह इंटरकॉम पर देखती है तो वह लड़के को देखती है और सोचती है कि वह कौन है, क्योंकि वह उसे पहले नहीं पहचानती। वह खुद को जुंग वन के रूप में आइडेंटिफाई करता है और महिला शॉक में है यह जानकर कि वह उसका मिसिंग नेफ्यू है। एक स्माइल के साथ वह डोर खोलती है और पूछती है कि क्या वह सच में वह होस्ट की है इतनी देर बिना न्यूज़ के। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वह ठीक थी उस पूरे समय जब वह चला गया था। आंट कमेंट करती है कि वह इतना बदल गया है कि अगर वह उसे स्ट्रीट पर चांस से देखती तो वह उसे नहीं पहचानती। वह उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है और लड़का रिस्पेक्ट में झुकता है, दिखाता है कि वह बहुत अच्छा है। महिला उसे अंदर इनवाइट करती है और लिविंग रूम में हम डिनर टेबल पर दो और लोगों को इंतजार करते हुए देखते हैं। एक यंग वुमन मेहमानों के अपीयरेंस से सरप्राइज होती है और रिग्रेट करती है कि उसने कोई मेकअप नहीं किया है। एम्बैरेस्ड वह कहती है कि उसे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना होगा। दूसरे टेबल पर लड़की की रिएक्शन पर हंसते हैं और प्रोटैगनिस्ट बस स्माइल के साथ सीन देखता है। टेबल पर लड़का उसे ग्रीट करता है और प्रोटैगनिस्ट उसे अपने कजन तासू के रूप में पहचानकर सरप्राइज होता है। तासु फिर जोक करता है कि उसकी बहन हमेशा ऐसे ही बिहेव करती है जब वह हैंडसम मैन को देखती है और हीरो कंफ्यूज्ड है। अंकल उसे बैठने और खाने के लिए इनवाइट करते हैं क्योंकि उसे लंबे सफर के बाद भूखा होना चाहिए। टेबल खाने से भरी है और फॉर्मर मर्सनरी कमेंट करता है कि उसने होम कुक्ड मील्स को सच में मिस किया। अंकल कहते हैं कि उनकी पत्नी ने मेड को डिसमिस कर दिया और सब कुछ तैयार किया,
लेकिन वह उसे एम्बैरेसिंग महसूस कराने के लिए डांटती है। एक सीरियस लुक के साथ हमारा हीरो अपने अंकल्स को देखता है और लगता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। फिर वह कहता है कि उसे कुछ बताना है और कपल चिंतित होकर पूछते हैं कि वह क्या है। लड़का बताता है कि वह उन्हें वार्निंग दे रहा है ताकि उन्हें बाद में पता चलने पर सरप्राइज ना हो। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वह रिवील करता है कि अगले दिन के न्यूज़पेपर में एक बड़ा आर्टिकल पब्लिश होगा। वह कहता है कि उन्हें कल सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन वह पहले से ही एक इम्पॉर्टेंट केस पर काम कर रहा है। अंकल कंफ्यूज्ड है और सवाल करता है कि अगर उसे अभी तक किसी पोस्ट पर असाइन नहीं किया गया है तो वह अफेयर कैसे कर सकता है। हमारा हीरो बताता है कि उसका प्रोसिक्यूटर का स्टेटस सस्पेंड नहीं हुआ है और इसलिए उसके पास अभी भी अथॉरिटी है। ओल्डर उसे रेकलेस न होने की चेतावनी देता है क्योंकि यह उसके फ्यूचर के लिए प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में अच्छा नहीं है। लड़का फिर पूछता है कि अगर वह एक क्राइम का टारगेट होता तो क्या होता और क्या वह खुद इसे सॉल्व कर सकता था। अंकल कुछ नहीं समझता और यंग मैन बस कहता है कि यह बताने का रीजन यह है यस है कि उसे कल पता चलेगा। वह याद करता है कि उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग होंगे जो उसे प्रोसिक्यूटर के रूप में नहीं चाहते थे और उसकी आंट शॉक में है। अंकल कंफर्म करता है कि वाइस प्रेसिडेंट ली जोंग ने उससे कांटेक्ट किया था ताकि उस पर नजर रखे और उसके स्टेप्स की रिपोर्ट करे। वह बताता रहता है कि बिजनेसमैन उसे पता चल जाएगा कि उसने पिछले 6 सालों में क्या किया है और उसका उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मर मर्सनरी उनके मेथड्स को जानता है और आर्टिकल्स और कैसे उन्होंने उसके डिसअपीयरेंस को कवर अप किया याद करता है। लेकिन वह यह कहकर कंक्लूड करता है कि पिछले 6 सालों के दौरान कोरिया में प्रोसिक्यूटर होने का फैक्ट कभी नहीं बदला है। अचानक उसका सेल फोन बजता है और स्क्रीन पर हम कोरिया के रिपोर्टर किम सांगी का नाम देखते हैं। हमारा हीरो एक पल के लिए एक्सक्यूज करता है और बैल्कनी पर कॉल का जवाब देने के लिए दूर चला जाता है। रिपोर्टर लाइन के दूसरे छोर पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसने ऐसा कमोशन पैदा करने के लिए क्या किया। वह कमेंट करता है कि खालिद के लिए भी वह बहुत ज्यादा था और उसे जो करने में कामयाबी मिली उससे इम्प्रेस्ड ये फरसत है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि अटैकर ने सोचा होगा कि खुद को टर्न इन करना ज्यादा एडवांटेजस होगा। किम संगी सवाल करता है कि क्या यह उनकी साइड से एक स्ट्रैटेजी है क्योंकि वे जानते हैं कि प्रोसिक्यूटर के पास उनके खिलाफ एविडेंस है। फॉर्मर मर्सनरी कंफर्म करता है कि उसके पास सिर्फ यंग मैन के खिलाफ नहीं बल्कि उसके पिता के खिलाफ भी एविडेंस है। सीन एक कॉफी शॉप में बदल जाता है रेनी डे पर जहां वे दोनों बात करने के लिए मिलते हैं। रिपोर्टर आता है और प्रोटैगनिस्ट बहुत कैजुअल मैनर में हाथ हिलाकर उसे ग्रीट करता है। किम सनांगी बैठ जाता है और खालिद या जुंगवन को ग्रीट करता है जैसे उसने पहले बुलाया था। वह अपने दोस्त के गुड शेप की कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर उसे एक आदमी के बारे में ऐसा महसूस न करने के लिए कहता है। एक्स मर्सनरी मेमोरी कार्ड सौंपता है और कहता है कि इसमें क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग्स है। वह पूछता है कि क्या उसका दोस्त पुलिस स्टेशन में किसी को जानता है और किम संगी कहता है कि कोई रजिस्टर्ड केस नहीं है। हमारा हीरो इस पर रिफ्लेक्ट करता है और रियलाइज करता है कि लड़कों ने खुद को टर्न इन करने के बाद कुछ नहीं कहा है। उन्होंने हाइमन के स्टेटमेंट को स्वीकार किया बिना यह डिटेल्स दिए कि उन्होंने क्राइम कैसे किया। प्रोटैगनिस्ट कंक्लूड करता है कि इससे उन्हें अरेस्ट करना मुश्किल हो जाता है और सोचता है कि उनकी प्लान क्या है। उसे सस्पेक्ट है कि वे कॉशियस हो रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ग्रुप के खिलाफ एविडेंस सचेरा है। रिपोर्टर सोचता है कि वे अपने बेटे को पुलिस में रखकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।